पी के आया करो। बेटे हमारी स्टूडेंट होगी उसी की बात कर रही होंगी, किसी और की कैसे करूंगी मैं, मुझे क्या पता उस बच्चे ने क्या किया है ना। अवंती की स्टूडेंट थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया उसने, और वो रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ती थी। सो उसने मतलब ड्रॉप लिया था इन द सेंस कि उसने कोचिंग, उसने मतलब प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करी थी, पर उसको वहां पे फैकल्टी का समझ नहीं आया था, तो उसने वो छोड़ दिया था बीच में। फिर यहाँ पर भी आगे निकल गया था सिलेबस, तो फिर उसने क्या किया कि रिकॉर्डिंग ली थी, तो उस बच्चे ने सिर्फ रिकॉर्डिंग से पढ़ा है, लाइव क्लासेस नहीं लगाई है, वो उससे निकाली, उससे आईजीएमसी शिमला निकाली वो फर्स्ट काउंसलिंग में। इससे इतना पता चलता है कि फर्क सिर्फ डेडिकेशन में होता है और कुछ नहीं। डेडिकेशन है वो लगा लेगा, इसमें डेडिकेशन नहीं, उसने लाइव क्लास आके भी नहीं करना है, वो अपनी अपनी इच्छा शक्ति होती है ना, वो वाली बात है, वो उसकी इच्छा शक्ति थी कि वो उससे लगा ली। अदरवाइज डिफिकल्ट होता है रिकॉर्डिंग लेक्चर में, आप सीधे डाउट्स नहीं पूछ पाते, तो कभी कभार डाउट्स पूछ आते हो आप, है ना। लेकिन निकाल लिया उसने, तो वो बहुत खुशी की बात थी आज ना हमारे लिए। एम्स बिलासपुर की क्या कट ऑफ थी जनरल? एम्स की एडमिशन ऐसे नहीं खुलती, एम्स की एडमिशन ऑल इंडिया लेवल पे ही होती है, वो ऑल इंडिया के साथ ही पता चलेगा हमें, अभी तक आया नहीं है उसका रिजल्ट, तो अभी आएगा। ऑल इंडिया में तो अभी हमने सिर्फ कॉलेज प्रेफरेंसेस भरी है बच्चों ने, एम्स ऐसे नहीं करता, स्टेट वाइज नहीं निकालता, एम्स कहता है ऑल इंडिया लेवल पे सारे एक साथ आओ और जाएगी, और एम्स की कट ऑफ तो जाती ही 650 से ऊपर है, मतलब लास्ट टाइम जो थी वो 625 पे लास्ट सीट गई थी, उन्होंने क्लोज कर दिया था उन्होंने, 625 या 655, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया में। जनरल की? हाँ क्लोज कर दिया उसने उन्होंने जर्नल की, तो ज्यादा फर्क नहीं होता कैटेगरी में। एम्स 600 से ऊपर है तो आप सोच सकते हो एम्स के बारे में। कौन से एम्स की थी मिनिमम? मिनिमम तो कौन सा गया था यार, मुझे एक बार चेक करने का पड़ेगा, अभी याद नहीं, क्योंकि अभी एम्स की काउंसलिंग स्पेसिफिकली आई नहीं ना, जिसने मैंने अभी दोबारा से गो थ्रू नहीं किया, लेकिन हिमाचल की जाती है अच्छी खासी। एम्स यार, एम्स में ना बेटा अगर 600 से ऊपर नंबर है ना, 600 से ऊपर तभी मिलेगी, मिनिमम में भी वो 600 तक जाता है एम्स, उससे नीचे नहीं जाता। 625 पे ऑल ओवर इंडिया बंद हुआ है ना, तो तुम सोचो सब में ऊपर ही है। मैक्सिमम जरूर दिल्ली की जाएगी, ये मैं श्योरिटी से बता सकती हूँ, लेकिन मिनिमम में भी सबका 650 से ऊपर ही जाता है, तो बेहतर है कि अगर 650 है देन यू कैन एम फॉर एम्स, अदरवाइज नहीं, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आइए, सो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे थे हम लोग, और हम लोग कर रहे थे ये वाला चैप्टर, एंटीबायोटिक तक हम पहुंचे थे, राइट। सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, होती क्या एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? मेडिसिन अगेंस्ट बैक्टीरिया। हाँ, एंटी मतलब अगेंस्ट था ना, तो द थिंग्स विच आर अगेंस्ट बैक्टीरिया, दीज आर द मेडिसिन विच आर अगेंस्ट बैक्टीरिया ओनली, तो आप इसके सामने लिख सकते हो बैक्टीरिया ओनली, ठीक है, और कुछ मत मार देना इसकी मदद से, नहीं मरेगा। तो 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। किया कैसे डिस्कवर हुआ था, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, कोई भी एक्सीडेंटली डिस्कवर होता है उसे सेरेंडिपिटी कहते हैं, वर्ड है उसके लिए, दैट आई एक्सीडेंट, मैं वर्क कर रही थी एक बीमारी को ठीक करने के लिए और मैंने एक्सीडेंटली एंटीबायोटिक डिस्कवर कर लिया, तो एक्सीडेंट से हुआ ना, दैट इज सेरेंडिपिटी उस कंडीशन को, ये वर्ड आता है इसलिए बता रही हूँ। डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उन्होंने किससे सबसे पहला एंटीबायोटिक निकाला गया है, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक निकाला गया है वो एक फंगस से निकाला गया है। पहला क्वेश्चन, उस फंगस का नाम क्या है। ये जो एंटीबायोटिक है इसकी डिस्कवरी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही नोटेबल डिस्कवरी है, नोटेबल इज समथिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर हम ध्यान देते हैं, हम उसे नोट करते हैं। तो जिस फंगस से ये निकला है दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक इससे निकला है, और फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन। दीज आर द क्वेश्चन जो इस स्लाइड से सीधे सीधे आ सकते हैं, क्लियर, हमने कल भी किया था। अब उस एक्सीडेंट को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल सा, यू कैन डू इट इजीली। कि कुछ नहीं किया, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो वर्क कर रहे थे, ही इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये वर्क कर रहे थे किसके ऊपर, स्टेफाइलोकोकस के ऊपर, तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे, तो कल्चर प्लेट बनाई इन्होंने, और कल्चर प्लेट पे स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी फैली थी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोब्स को स्टडी कर रहे थे, तो जब भी एक्सपेरिमेंट खत्म होता है जनरली सारी लैब की चीजें धो दी जाती है, अगले दिन आकर दोबारा एक्सपेरिमेंट लगाया जाता है। उस दिन ये भूल गए धोना या इंटेंशनली छोड़ गए, मे भी थक गए होंगे, यू नेवर नो, राइट। तो ये इसको छोड़ गए कल्चर प्लेट को, जब वो सुबह आए, अब सुबह आके उनको क्या दिखना चाहिए था, माइक्रोबियल कॉलोनी दिखनी चाहिए थी, यहाँ पे उनको स्टेफाइलोकोकस ही दिखना चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खाने की सॉल्यूशन थी ना, तो उसकी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि कुछ एरिया में स्टेफाइलोकोकस था, लेकिन कुछ एरिया में फंगस ग्रो कर गया। अब फंगस कहाँ से आया, फंगस के स्पोर्स आसपास तो होंगे ही, आप उसको रोक तो सकते नहीं, इनविजिबल है, दिख तो रहे नहीं, तो फंगस के स्पोर आके यहाँ खाना था,
न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन थी, क्योंकि पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट रखे जाते हैं। उसने खाना देखा, वो आके लग गया। इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि जहां जहां फंगस लगा था वहां वहां बैक्टीरिया एब्सेंट था। अब ये चीज उनको इंटरेस्टिंग लगी कि ऐसा क्यों है कि अगर इनके बीच में रात को लड़ाई हुई भी है तो फंगस क्यों जीता, बैक्टीरिया क्यों नहीं जीता? बैक्टीरिया भी तो उसको ना ग्रो करने से रोक सकता था ना। सो व्हाट हैपेंड, वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो उन्होंने क्या किया, इस फंगस को स्टडी किया। इस फंगस को स्टडी किया तो उनको पता चला दिस इज अ फंगस नेम, क्या नाम है इस फंगस का? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटा। हाँ, नोटेटम। हाँ, और उन्होंने कहा कि इससे जो केमिकल निकल रहा है ना, ये केमिकल बैक्टीरिया को मार रहा है, और इस केमिकल का नाम था, उन्होंने रखा पेनिसिलियम। और इस केमिकल को उन्होंने बोला दैट दिस इज एन एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया के खिलाफ होते हैं, बैक्टीरिया को मार सकती है। और दिस इज हाउ फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी। काम तो स्टेफाइलोकोकस पे कर रहे थे ना, वो कुछ और पढ़ रहे थे, एंटीबायोटिक एक्सीडेंटली डिस्कवर होगी। दिस दैट इज व्हाई ये हम कहते हैं ये डिस्कवरी थी सिरेंडिपिटी। क्लियर? तो ये सबसे बड़ी एक डिस्कवरी थी। अब देखो, अब हम जो ये पेनिसिलिन है ना, तकरीबन जितने बैक्टीरिया है जो पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन निकलता है उसके खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप कर चुके हैं। रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई हाँ, रेजिस्टेंस रुकावट नहीं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की, अपोज करने की शक्ति। तो जैसे ये बैक्टीरिया, ये कोई बैक्टीरिया है और इसको मैं एक दवाई देती हूँ, उस दवाई से ये कॉलोनी मर जाती है, ठीक है। तो मैंने दवाई फेंकी, ये कॉलोनी ना सारी की सारी बैक्टीरिया की मर गई। बेटा कोई ना कोई इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाता है कभी ना कभी। ये एक इंडिविजुअल सर्वाइव कर गया और इसको पता है कि ये एंटीबायोटिक है, इस दवाई ने मेरी पूरी फैमिली को मारा है, तो ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर लेगा। ऐसा जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई करेगा, लेट्स से इसने एक फ्रेगमेंट मॉडिफाई किया, जिससे क्या होगा कि ये जो केमिकल इस पे गिर रहा है ना, इसका इफेक्ट नहीं होगा अब इसके ऊपर। देखो कोई केमिकल आके बैक्टीरिया को मार रहा है ना, अगर बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर लिया ना, वो केमिकल उस पर इफेक्ट करना बंद कर देगा। तो जो पेनिसिलिन हमें पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता था ना, उसके खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप हो चुकी है बैक्टीरिया में। तो आजकल जो हम निकालते हैं पेनिसिलिन, अब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आजकल जो हम निकालते हैं, जो आपको नीट के परस्पेक्टिव से याद रखना है, वो ये कि अब हम जो पेनिसिलिन जिस फंगस से निकालते हैं वो दूसरी फंगस है। पेनिसिलिन जीनस से तो है, लेकिन वो कौन सी फंगस है जिसको हम बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो किसी को एक्सप्लॉइट करोगे तो वो रोएगा ना, तो याद रखना क्राइसोजेनम। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम वो है जिससे अब करंटली पेनिसिलिन निकाली जा रही है। और पहले वाला कौन सा था? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, क्लियर है दोनों नाम? मैम पेनिसिलियम जीनस से किसी से भी निकाल सकते केमिकल? सबसे हो ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन काफी सारों से तो निकलता है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 है, लेकिन सबसे ऐसा जरूरी नहीं है, निकालने के बाद टेस्ट करके पता चलेगा वो तो। ठीक है, अब देख जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक उन्होंने डिस्कवर तो कर ली, लेकिन ये कितनी इफेक्टिव है? पीछे आवाज आ रही है भौंकने की? नो मैम। मुझे लगता है वो कुछ कहना चाहता है। लेट्स हियर हिम। मैम पता नहीं भूख लगी बेचारे को। ये खाना तो यहाँ अच्छा खिलाते हैं, कुत्ते हेल्दी है, मैंने कोई भी पत्तू सा कुत्ता तो यहाँ देखा नहीं। अरे मुझे लड़ रहे होंगे एक दूसरे से, एक ही भौंक रहा है तो दूसरा पिट रहा है लगता है। चलो, आई थिंक उनकी कॉन्वर्जेशन खत्म हो गई है। इससे पहले वो दोबारा कलेश स्टार्ट करे और पढ़ लेते हैं। पेनिसिलिन डिस्कवर हो गई, एंटीबायोटिक है, वो बढ़िया बात है, सबको पता चल गया, मजा आ गया। लेकिन इसकी ट्रू पोटेंशियल, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कितनी सारी बीमारियों में बचा पाएगी, इसकी ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर किया था 2 और साइंटिस्ट ने। तो जब डिस्कवरी होती है बाकी साइंटिस्ट भी उस पर वर्क करते हैं। तो 2 और साइंटिस्ट थे, अर्न्स्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। इन दोनों ने पेनिसिलिन को और डिटेल में पढ़ा और इस केमिकल को उन्होंने बताया कि ये बहुत जगह पे यूज हो जाएगा, और इसे यूज किया गया वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली वॉर जोन में। तो वर्ल्ड वॉर 2 में ये बहुत ज्यादा यूज हुआ था पेनिसिलिन। इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, इस वजह से इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला 1945 में। किनको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे। ओके, क्लियर? नीट क्या पूछेगा? नीट पूछेगा डिस्कवर किसने किया, नीट पूछेगा डिस्कवर किसने किया, वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो पूछेंगे इसकी ट्रू पोटेंशियल किसने डिस्कवर करी, वो थे चेन एंड फ्लोरे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना कि वो डिस्कवरी किसकी पूछ रहा है, सब्सटेंस की डिस्कवरी पूछ रहा है या उसके यूज की डिस्कवरी पूछ रहा है। क्लियर है?
मैम। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना बहुत चीजें डिस्कवर हुई थी। जो केल्विन साइकिल है ना, केल्विन साइकिल भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डिस्कवर हुई थी। मॉर्फिन का यूज कितना ज्यादा हो सकता है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पता चल रहा था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा यूज हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिसर्च हो रखी है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही एटॉमिक बॉम्ब बना था। छोड़ो चलो, अब आएगा रीड का स्पेशल रट्टा मारू सेगमेंट। इस सेगमेंट से हर साल एक क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम करके, ठीक है। तो इसको रट्टा मार लो क्योंकि हर साल आता है ना। तो ये 4 मार्क्स है, ये 4 मार्क्स है जिसकी वजह से आपको कोई कॉलेज मिल सकता है और कोई कॉलेज रह सकता है। हम चाहेंगे ना हमें मिल जाए। तो ऐसी चीजें जो कंफर्म सी होती है ना कि आई जाएगी, इसके 99% चांसेस है। देखो 1% तो किसी के साथ भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन 99% चांसेस है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है माइक्रोब, दूसरी तरफ है उसका प्रोडक्ट। किस माइक्रोब से क्या प्रोडक्ट मिलता है, यू नीड टू नो दिस। जो तुम्हें दिक्कत करेंगे उस पर ध्यान देंगे। देखो जैसे कि एसिटोबैक्टर एसिटी, दिस इज अ बैक्टीरिया जिससे आपको मिलता है एसिटिक एसिड। तो अगर एसिटोबैक्टर लिखा है उससे भी एसिटी वर्ड तो तुम निकाल ही लोगे। तो एसिटोबैक्टर से तुमको पता चलेगा एसिटिक एसिड मिलता है। दिस इज इजी। नेक्स्ट इज एस्पेरिजिलस निगर। ना एस्पेरिजिलस निगर इज अ फंगस जिससे आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। ना दिस इज डिफिकल्ट टू लर्न। तो मुझे बताओ, जो नींबू होता है, नींबू खट्टा होता है, यो मैम। क्योंकि उसमें होता है, क्योंकि उसमें होता है सिट्रिक एसिड। इसलिए कहते हैं ना कच्चा नींबू कभी ऐसे स्किन पे नहीं लगाना चाहिए। लोग लगा लेते हैं ब्यूटी ट्रीटमेंट में, उसमें एसिड होता है, उसको स्किन पे लगाने से स्किन जल सकती है। उसको किसी चीज में मिक्स करके लगाना चाहिए। तो सिट्रिक एसिड होता है। तो ऐसे इमेजिन करो जब नींबू सड़ता है तो उसको फंगस लग जाती है ना, कभी ध्यान दिया हो तो। तो ये ऐसे याद रखना कि सिट्रिक एसिड नींबू में मिलता है और नींबू को सड़ाने के लिए फंगस यूज होती है, दैट इज एस्पेरिजिलस निगर। ओके जी, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। थर्ड इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। इससे आपको ब्यूटेरिक एसिड मिलता है। अगर तो उन्होंने क्लोस्ट्रीडियम के साथ ब्यूटेलिकम वर्ड दिया तो तुम पहचान जाओगे, लेकिन कभी कभार सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम लिख देते हैं वो, ठीक है जी। तो याद रखना क्लोस्ट्रीडियम के साथ आपको ब्यूटेरिक एसिड आता है। इसको कैसे कर सकते हो, ए बी और सी, ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम के साथ आता है, सी वाले अल्फाबेट के साथ, ठीक है। यो मैम। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड। तो वो लैक्टोबैसिलस से आपको लैक्टिक एसिड मिलता है, ये तो इजी है, ये हो जाएगा। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस से आपको इथेनॉल मिलता है, द अल्कोहलिक ग्रुप जो हमने पीछे किया था ना अल्कोहल बनाते टाइम। तो ये भी हो जाएगा। जो आपको दिक्कत देंगे वो क्लोस्ट्रीडियम दे सकता है और एस्पेरिजिलस निगर। तो पहले इनको याद करना है, क्लियर। यो मैम। नेक्स्ट अब है कुछ एंजाइम्स जिनको यूज किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स ही तो कर रहे हैं। तो ये जो केमिकल है ये हमने बैक्टीरिया माइक्रोब से निकाल लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम माइक्रोब से एंजाइम भी तो निकाल सकते हैं। तो हम एंजाइम निकाल रहे हैं और उनको अपने लिए यूज कर रहे हैं। सबसे पहले एंजाइम है लाइपेज। देखो लाइपेज वगैरह आपके पेनक्रियास से भी निकलता है। यहाँ जो लाइपेज यूज हो रहा है वो हम बैक्टीरिया से कमर्शियली बना लेते हैं। जब मैं आपको बायोटेक कराऊंगी वहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कमर्शियली आप किसी प्रोडक्ट को बना सकते हो। इंसुलिन जैसे मार्केट में मिलता है छोटे छोटे कंटेनर में, बनता कैसे हम सीखते हैं वहां। तो लाइपेसेस आर द एंजाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द एंजाइम। एएसई आ गया ना, तो ये एंजाइम का नाम होता है जब भी एएसई से एंड होता है। देखो पेक्टिनेज, एएसई ये सारे एंजाइम है। तो लाइपेज वो एंजाइम है जो आपको डिटर्जेंट में यूज होता है। तो हम कहते हैं ना कि अगर तेल का निशान है तो उसको डिटर्जेंट में सोक कर दो और थोड़ा गर्म पानी डाल दो, तो उससे तेल का जो निशान है वो जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो डिटर्जेंट होता है उसमें लाइपेज होता है। लाइपेज क्या करता है, स्पेशली जब थोड़ा गर्म पानी होता है ना, एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, तो उससे वो क्या करता है, स्टेन रिमूव कर देगा। तो नीट पे पहला क्वेश्चन ये बनता है। सेकंड एंजाइम इज पेक्टिनेज। तो आपने कभी टेट्रा पैक वाले जूस पिए जो डब्बे में बंद आते हैं। यो मैम। एक तो होता है स्पेशली पल्पी और एक होता है ना प्लेन जूस जिसमें कुछ पल्प नहीं होता, बिल्कुल पानी जैसा प्लेन होता है। यस मैम। यो लेकिन मैम। जब हम एक्चुअल में जूस बनाते हैं ऑरेंज जूस तो उसमें पल्प तो आता है, प्लेन तो नहीं यस होता। यो मैम। तो ये पल्प कहाँ गया, जब मार्केट में ये जूस बना इसके अंदर एक एंजाइम डाल गया था जिसका नाम था पेक्टिनेज। पेक्टिनेज ये सारे पल्प को डिसॉल्व कर देता है और जूस को बिल्कुल प्लेन बना देता है। तो क्लियर द फ्रूट जूसेस के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो पेक्टिनेज। नीट ये भी पूछती है, तीनों पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज एन एंजाइम जो यूज होता है एज ए क्लॉट बस्टर। जैसे क्लॉट बन जाते हैं बॉडी के अंदर, कहाँ, जैसे ब्लड वेसल्स होती है ना, कभी कभार तो ब्लड वेसल्स में आरबीसी के क्लॉट बन जाते हैं। और कभी कभार आप जैसे तला हुआ कुछ लोग बहुत खाते हैं, राइट, बहुत ज्यादा
कंटेनर बंद चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा तला हुआ फ्राइड खाना है, हर रोज शाम को समोसे खा लिए, या मेयोनीज बहुत ज्यादा आप अपनी डाइट में लेते हो, या खाने में क्रीम बहुत ज्यादा डालते हो, मैम। ये सब चीजें नुकसान करती है। कैसे? फैट तो देती है, उसके अलावा ना ये आपके ब्लड वेसल्स में इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी के किसी भी ब्लड वेसल में होती है, कहीं भी। और सबसे खतरनाक होती है अगर ये दिल की ब्लड वेसल में हो, क्योंकि जो आपका दिल होता है ना, उसकी आवाज कट कट के आ रही है। बस कट के आ रही है। नो नो मैम। मैम। बेटा तुम्हारे इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, नो मैम। इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सो जो दिल होता है ना, दिल के पास एक ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। देखो ये सप्लाई ना दिल के जो सेल्स होते हैं ना उसको ब्लड वेसल प्रोवाइड कर, मतलब ब्लड वेसल की सप्लाई हार्ट के सेल्स के पास है। तो हार्ट के सेल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो हार्ट के सेल को खुद ऑक्सीजन इस सप्लाई से मिलता है। ऐसा नहीं होता कि ये दिल है, उसके अंदर जो खून आ रहा है उससे वो ऑक्सीजन लेता है, उससे नहीं लेता वो, उसको वो सिर्फ पंप करता है, वो उसका काम है। तो अपने काम के साथ वो कोई मिसबिहेव नहीं करता। लेकिन अगर ये हार्ट है ना, तो उसके बाहर ब्लड वेसल्स लगी है, वो उसको ऑक्सीजन देती है और वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तो कोरोनरी आर्टरी कहते हैं इसको, अगर आपने कभी सुना हो इसके बारे में। यस मैम। ठीक है। तो यो मैम। कोरोनरी आर्टरी सबसे खतरनाक चीज है, अगर यहाँ आके ये फंस जाए, अगर यहाँ के क्लॉट्स बन जाए ना, तो ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं हो पाएगी, तो दिल फंक्शन करना बंद कर जाएगा। इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, बहुत सारी कंडीशंस कर सकता है। ठीक है, ब्रेन में कहीं भी कर सकता है, तो ये खतरनाक कंडीशन है। तो जो रेगुलर चेकअप पे रहते हैं, जिसको थोड़ा सिम्टम आ जाए, तो वो क्या करेंगे, वो डॉक्टर को अप्रोच करेंगे, डॉक्टर उनको दे देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज एन एंजाइम जो इस क्लॉट्स को डिसॉल्व कर सकता है। अब तुम्हें पूरा फंक्शन तो करना नहीं है, ये तो तुम एमबीबीएस में पढ़ोगे, राइट। लेकिन तुम्हें इतना याद रखना है कि डॉक्टर ने दिया था स्ट्रेप्टोकाइनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत होता है सडनली जो हार्ट अटैक्स वगैरह आ जाते हैं ना, ये बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है कि बहुत सारे क्लॉट्स बन गए। और क्यों बन गए? बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी डाइट, राइट। वर्कआउट अच्छे से होता नहीं है, और अगर वर्कआउट भी है और बहुत ऑयली डाइट है ना, तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो ये वन ऑफ द जैसे किसी को ज्यादा वर्कआउट के कारण भी हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, तो उसमें भी क्या क्लॉट का ही कारण होता है, क्लॉट बन जाते हैं बॉडी में? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है। हो सकता है उसकी फैमिली में कार्डियक हार्ट अटैक की कंडीशन हो, तो जेनेटिक भी हो यस सकता है, मैम। तो वो हर केस पे वेरी करेगा। लेकिन यस मैम। इसकी वजह से काफी लोगों को अटैक आता है, मैं ये बता रही थी। ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, हाँ प्रवीण बोलो। हमें की डिसएडवांटेज भी है, हमें एडवांटेज ही है? किसकी एडवांटेज है ये? एंजाइम्स। एंजाइम तुम्हारी बॉडी में जाके क्लोट्स को डिसॉल्व कर रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है? बता। एडवांटेज एडवांटेज है। एडवांटेज है, यस। हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कर रहे हैं, एडवांटेज कर रहे हैं ना। वैसे तो देखा जाए इसकी क्या एडवांटेज है, पेक्टिनेस क्लियर कर रहा है फ्रूट, जिस लोगों को पसंद है कमर्शियली तो एडवांटेज ही है ना। जो जूस कंपनी है उसको तो एडवांटेज है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है पल्प, उनके लिए बढ़िया है, राइट। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं दो बायो एक्टिव एजेंट। बायो का मतलब है लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपने क्या किया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपने उससे निकाल लिया केमिकल, मे बी आपने उससे निकाल लिया एंजाइम, कुछ भी निकाल लो, और ये केमिकल या एंजाइम को आपने यूज किया अपने प्रॉफिट के लिए, तो ये केमिकल और एंजाइम हमारे क्या कहलाएंगे? बायो एक्टिव एजेंट्स। ठीक है जी, इतना क्लियर? नाउ जो एक बायो एक्टिव एजेंट है जिस पे क्वेश्चन आता है, दिस इज साइक्लोस्पोरिन ए। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पर भी, मैं कराऊंगी। तो देखो साइक्लोस्पोरिन एक ऐसा बायो एक्टिव एजेंट है जो आपको फंगस से मिलता है, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखते कैसे दिखता है? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन कलर का। तो देखो ये फंगस जो हमने ऐसे कहीं इग्नोर कर दी होगी, तो लेकिन किसी साइंटिस्ट ने उठा के इसको पढ़ा और उसने ऐसी दवाई निकाल दी जो आज कितने लोगों की मदद करती है। तो ये सब चीजें जो स्टडी करते हैं वो फिर अलग ही लेवल के होते हैं, उनकी वजह से चलता है। साइंसिस के ऊपर टिकी हुई है एक्चुअल में। तो ये फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जिससे एक कंपाउंड निकलता है केमिकल, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। अच्छा क्यों है ये? क्योंकि ये हमें हमारी बॉडी में जाके एक्ट करता है एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो का मतलब है इम्यून इम्यून सिस्टम, और सप्रेसर का मतलब है सप्रेस करते हैं उसको, मतलब जो रोके, जो उसको वीक कर दे, जो उसे डिप्रेस कर दे। इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करने से क्या फायदा होगा? और उसको स्लो कर दे। हाँ, ये तो मेरा क्वेश्चन है कि ऐसी दवाई निकाली है जो मेरी इम्यूनिटी को वीक कर रही है। भाई ऐसा क्यों, क्या फायदा होगा? ट्रांसप्लांट के टाइम काम आती होगी।
हाँ, ये ट्रांसप्लांट के टाइम आती है काम। कैसे? मान लो कि मेरे पास 2 किडनी है, उसमें से एक किडनी सही से काम नहीं कर रही, ठीक है। अब देखो मेरी बॉडी में अभी WBC तो होंगे ना, है ना? मेरी बॉडी में अभी भी 2 किडनी है, मेरे WBC मेरी किडनी पे अटैक क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी बॉडी का पार्ट है। उसको कैसे पता चला? हाँ बोल बोल, ये तो क्वेश्चन डिस्कशन वाला है। उसको कैसे पता चला? मेरी बॉडी को कैसे पता? ये दिल हमारी बॉडी का पार्ट है, किसी और का दिल नहीं है इसके पास, मेरे पास नहीं है, कैसे पता चला उसको? स्टार्टिंग से वही है उसके कोई पास। एंजाइम्स कोई केमिकल्स डालते होंगे बीच में वो। नहीं, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, हर सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होता है। उन रिसेप्टर्स को तो तुम नहीं डिटेल में करते, MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर्स होते हैं, ये बेसिकली स्पेशल रिसेप्टर होते हैं, और वो एक तरीके की नेम प्लेट का काम करते हैं कि जब भी WBC आते हैं और उनको दिखाते हैं कि ओ मैं इसी बॉडी का हूँ, ओ मैं इसी बॉडी का हूँ, तो रिसेप्टर हर सेल के ऊपर है। मेरी पूरी बॉडी में सेम रिसेप्टर है, इसलिए बेटा अगर तेरी बॉडी से मेरी बॉडी में कोई भी ऑर्गन आएगा, कोई भी ब्लड आएगा, मेरी बॉडी पहचान जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास वो नेम प्लेट नहीं है, वो रिसेप्टर नहीं है, ठीक है। सभी स्पेसिफिक होते हैं, है मैम ये सभी में स्पेसिफिक होते हैं। यस, सभी में स्पेसिफिक हो गए। तुम्हारी मम्मी में है जो, तो तुम में नहीं है, वो तुम्हारे पास जो है तुम्हारी मम्मी में नहीं है। सिर्फ जो कोजेनिटल ट्विन होते हैं, है ना, जो बिल्कुल सेम दिखने वाले ट्विन्स होते हैं, जो एक ही जाइगोट के टूटने से बनते हैं, उसमें काफी हद तक सेम होते हैं। इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा उसमें है जो ट्विन्स हैं, जो एक ही जाइगोट के टूटने से बनते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन जिसको कहते हैं। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल उसी में होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। बॉडी पहचान नहीं पाती किसी और का ऑर्गन है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं वो, अंदर से भी बाहर से भी। नाउ तो मेरे किडनी के पास तो वो नेम प्लेट थी, मेरी एक किडनी होगी खराब, ठीक है, एक किडनी खराब हुई तो मैंने किडनी अपने ब्रदर से ले ली। कुछ हद तक ग्राफ्ट मैच हो जाता है, कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि मेरा ट्विन तो है नहीं, राइट, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना, तो मैंने अपने ब्रदर से किडनी ले ली, राइट। वैसे मेरा भाई ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर ये उसे कोई नहीं बताएगा। अब जब उसकी किडनी आई मेरी बॉडी में, उसकी किडनी के अपने सेल्स है और उनके पास अपनी नेम प्लेट है, और वो बताएगा मैं राज की किडनी हूँ, मैं साक्षी की किडनी नहीं हूँ, तो भाई का नाम राज है, राइट। तो उसकी नेम प्लेट जब दिखाएगी तो मेरे WBC तो पकड़ लेंगे ना उसको, अच्छा इधर आ, तेरे को बताते हैं, बहन को मारता था, आप तेरे को मारेंगे, तो वो किडनी को पीट देंगे। लेकिन नुकसान तो मुझे हो गया ना, मेरी बॉडी में थी वो किडनी, तो मेरी तो हालत खराब होगी। इसे कहते हैं ऑर्गन रिजेक्शन। ऑर्गन रिजेक्शन स्पेशली करते हैं T लिम्फोसाइट्स। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है इस ऑर्गन रिजेक्शन के लिए। पहली चीज तो ये लिख लो, ये नीट का क्वेश्चन है कि जो ऑर्गन रिजेक्ट होते हैं किसी की भी बॉडी में, वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। लिख लो भाई, ये एनसीईआरटी की वैसे लाइन है। जैसे कई बार कोई लोग अपनी दोनों किडनीज ही ट्रांसप्लांट करवाते हैं, फिर उस केस में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आनी चाहिए बिकॉज दोनों किडनीज ही ट्रांसप्लांट ही होगी है, फिर ऐसे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए उसमें? फिर उस केस में तुम देते होंगे ये? नहीं बेटा, उसके दोनों किडनी ट्रांसप्लांट होके नई किडनी आई है ना, तो जो उसकी नई किडनी आई है उसके सेल पे तो रिसेप्टर दूसरे है ना, उसकी Yes, बॉडी ma'am. के WBC तो पहचान जाएंगे ना कि ये किडनी अपनी नहीं है। यस मैम। हाँ, तो वो जो रिसेप्टर है ना, वो सिर्फ किडनी पे नहीं है, दिल में भी है, हर चीज के ऊपर है, मेरी बॉडी में हर जगह पे वो रिसेप्टर हर सेल के अंदर है, ठीक है। नाउ अब इस केस में हम क्या करेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी तो जरूरी है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो उसको मेडिसिन देती है, उसमें से एक का नाम आपको एक एजेंट बताया, साइक्लोस्पोरिन, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारा। तो जिसमें भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, वो पूरी जिंदगी दवाई खाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट खानी पड़ती है उनको, नहीं तो ऑर्गन रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके बाद भी थोड़े चांसेस होते हैं, ऐसी बात नहीं है, गारंटी कभी नहीं होती कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद बॉडी आपकी कभी पहचानेगी नहीं कि ऑर्गन बाहर का है। लेकिन काफी हद तक इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर दिया जाता है कि इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता कि यार ये जो किडनी है ना इसकी बॉडी में, ये इसका पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स होते हैं ना, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे दिए जाते हैं। अब इससे साइड इफेक्ट तो है कि पूरी बॉडी की इम्यूनिटी गिर गई, तो अब जो नॉर्मल कोल्ड वगैरह से है रिलीव होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो इसका ड्रॉबैक है कि ये इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, वो काफी सारे जल्दी बीमार होने लग जाएगा, लेकिन ऑर्गन तो बच गया ना, तो सर्वाइव तो कर जाएगा ना। सो ये होती है इम्यूनोसप्रेसेंट। हाँ जी पूछो। मैम फिर तो वो एड्स वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। एड्स के केस में क्या था, उसने सारे इम्यून सेल मारने स्टार्ट कर दिए थे, वो रुकता नहीं है, वो टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस को मारता चला जाता है, पूरी इम्यूनिटी बिठा देता है। लेकिन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट जो होते हैं वो कुछ अमाउंट में कम करते हैं, वो बिल्कुल नहीं गिराते। अगर बिल्कुल गिरा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो ये कंट्रोल वे में करता है, इतना नहीं करता कि बॉडी सर्वाइव ना करता है, राइट। ठीक है जी।
तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट थे। चलो आगे चलते हैं। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है स्टैटिन। स्टैटिन इज एन एंजाइम जो बहुत जरूरी है। ये आपको मिलता है एक फंगस से। फंगस का नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। बेटा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कैसे करोगे? स्टैटिन। अच्छा, स्टैटिन का काम क्या है? ये लोअर करता है ब्लड प्रेशर को। तो अगर मेरी बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में बताना, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर? Pressure of blood Pressure of blood exerted on capillaries. जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उसमें जब ब्लड फ्लो करता है, जो प्रेशर वो उसकी वॉल्स को देता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल फ्लो कर रहा है, नॉर्मल प्रेशर देता है। अब ये जो वॉल्स होती है ना, पतली सी लेयर से बनी होती है एपिथेलियल सेल की, जिसको एंडोथेलियम कहते हैं। पतली सी लेयर है। अगर ब्लड मेरा बहुत जोर से फ्लो करने लग जाए, हद से ज्यादा, तो क्या होगा? ये पतली सी ब्लड वेसल्स की लेयर है ना, ये फट सकती है। अगर ब्लड वेसल से ब्लड फट गया और बाहर निकल गया तो हेमरेज हो गया। ये तो बहुत सीरियस कंडीशन है, ब्लड को बाहर थोड़ी जाना था, तो पूरा बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम हिल जाएगा। तो इसकी वजह से आपने कभी सुना होगा ब्रेन हेमरेज हो जाता है किसी को, बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़े ना, तो शरीर में कहीं भी नस फट सकती है अंदर से, और ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग, जो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है टू हैंडल। ठीक है जी। सो ब्लड प्रेशर के केस में हमें क्या करना है? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है किसी का, तो उसको कम करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने कहीं किसी मूवी वगैरह में भी सुना होगा कि ज्यादा गुस्सा मत कर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है, दिमाग की नसें फट जाएगी। सुना है कभी ऐसा? Yo ma'am. लेमन लैंग्वेज में वो सही बात बोल रहे हैं। इफ यू इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द नर्व्स कैन बी ब्रेक, राइट? दे कैन बी ब्रोकन अप। नाउ अब इसको लो करना है, तो इसको लो करने के लिए जो हम केमिकल लेते हैं वो एक्चुअली एक एंजाइम है, यानी एक्टिव चीज है जो वर्क करेगी बॉडी के अंदर जाके। तो वो एंजाइम है जो आपको फंगस से मिलता है, मोनेस्कस परप्यूरियस। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड कौन से कलर का होता है? Red. Red. दिस इज मोनेस्कस परप्यूरियस। दिख रहा है आपको रेड कलर का? Yo ma'am. तो हमें याद रह जाएगा। तो इस पिक्चर से याद रख लेना, रेड कलर का था जो हमारे ब्लड प्रेशर को लो करता है। लेकिन ये करता कैसे है लो? दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, कि लो कैसे किया इसने। देखो, थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल का पार्ट है, हमें डिटेल में नहीं जाना, पर एक चीज समझना कि आपने कभी वो रिफाइंड ऑयल की एड सुनी है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा तेल यूज करो कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो। कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा तो ब्लड प्रेशर कम रहता है, सुना? Yo ma'am. Yes, ma'am. तुम्हारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। देखो, तुम्हारे शरीर को सब कुछ चाहिए, मीठा भी खाना होता है, नमक भी खाना होता है, हर चीज चाहिए होती है बॉडी को, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में, एक्सेस में नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए जो आपको नॉर्मल खाने से मिल जाता है। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। हमने उसके मैकेनिज्म में नहीं जाना, पर हमें इतना पता है कि अगर मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है एक्स्ट्रा, जो फैट की वजह से आएगा, तो वो मेरा क्या करा देगा? बीपी इंक्रीज। ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। अब जो कोलेस्ट्रॉल है, ये एक प्रोडक्ट है, ये भी किसी सबस्ट्रेट से बना होगा, है ना? तो एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है ना, तो उसके लिए एक एंजाइम मदद करता है। तो देयर इज एन एंजाइम। मैंने किसी का नाम नहीं बोला, क्योंकि जो नाम आपको याद करने हैं पहले वो याद करो। ये नाम नहीं पूछेंगे आपसे, जो लिखे हैं वो पूछेंगे। सो देयर इज एन एंजाइम जो सबस्ट्रेट को कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। ठीक है, मुझे ब्लड प्रेशर कम करना है, तो इस इंसान को मैंने स्टैटिन दे दिया, भाई तू स्टैटिन ले, अब ब्लड प्रेशर कम होगा। कैसे कम होगा? सबस्ट्रेट तो अभी भी है बॉडी के अंदर, है ना? ये एंजाइम भी अभी भी है बॉडी के अंदर, मैं इसको तो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब मैंने बाहर से एक एंजाइम डाल दिया जिसका नाम है स्टैटिन। अरे सॉरी, स्टैटिन। स्टैटिन क्या करता है? स्टैटिन इज आल्सो एन एंजाइम। वो कंपटीशन करता है पहले वाले एंजाइम से, भागता है, और वो भाग के जाके सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। जैसे सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है ना, वो प्रोडक्ट बनाता है, पर वो प्रोडक्ट कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल नहीं बना तो बीपी अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। कैसे? कंपटीशन करके। सो स्टैटिन कंपटीशन करके कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये आप एंजाइम के पार्ट में पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में। ठीक है जी। सो आपसे क्या क्वेश्चन आएगा? पहला, व्हाट इज द स्टैटिन? इट्स एन एंजाइम। किससे मिलता है? मोलस्कस परप्यूरियस। क्या है वो? फंगस। वो करता क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है। और लास्ट चीज, उसका फंक्शन क्या है? लोअर द ब्लड प्रेशर। 5 क्वेश्चन बनते हैं स्लाइड से, समझ आया? लिख लिया? आइए, चलो फिर लिख लिया तो ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे। 30 seconds you have. La 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 la.
मैम ऑप्शन ए। मैंने पूछा, पहली बार है ये क्लास में है? गुस्सा नहीं पता तू मेरे? क्या यार, मेरे को ये लाइन थोड़ी गुस्से से बोलनी चाहिए। रुक, गुस्सा नहीं पता तुझे मेरा? हाउ डेयर यू, चैट में लिख। बच्ची डर गई। बताओ, हे भगवान, ये मुझे ही ज्वाइन नहीं करने दे रहा। रुको तो जरा, अरे मुझे तो ज्वाइन करने दे। रुको, जमाना आ गया। हाँ भाई, बहुत सारे। आइए देख लेते हैं, सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। लेट्स चेक। क्लेस्ट्रीडियम पिथेलिकम, ठीक है जी। जिससे बनता है अपना बुटेरिक एसिड। बुटेलिकम दे दिया तो तुम्हें पता चल गया। अच्छा ऐसा है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम कौन सा ऑप्शन रंग? में सेकंड चॉइस थी एक के साथ। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम कौन सा वाला कलर का था? रेड। 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 हाँ, एक ने बोला तो मैं उसके पीछे बोलूंगी ना। भेड़ चाल कहते हैं इसको। मजाल है मैं सोच लूं कि गलती से गलत हो सकता है। ग्रीन वाला था भाई, यस मैम। मोनस्कस फ्यूरियस था जो रेड था। ठीक है जी। तो इससे क्या मिलता है हमें? साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन। हाँ, तो एक है सेकंड और कहीं नहीं है। आंसर एक से ही निकल गया था। वैसे सही बोला था उसने पीछे, राइट? लेकिन ध्यान से करा करो। तो देखो जो पीछे लिखा था चार्ट में, उससे क्वेश्चन आ गया। यो यो मैम। मैम। यो मैम। तो तुमको बहुत मिलेंगे। ठीक है, आओ थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। ट्राई क्वेश्चन नंबर 11। पहले करो। अच्छा, दिख रही है स्क्रीन आपको बेटा? यो मैम। यो मैम। कोई बात नहीं, फिर भी पास कर देती हूँ। अरे नहीं, पास नहीं, दूरी करनी पड़ेगी। सॉरी। अभी तो मैंने पढ़ाया है, अभी तो फिर भी हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद ये करके देखना, उसके बाद देखने गलत होंगे। समझ जाना कि बिना रिवीजन की जिंदगी कुछ नहीं है। समझ रहे हो तुम? यस मैम। ये तो लगता है ज्यादा समझ गई। आइए। समझदार बच्चा। ओह, बहुत ज्यादा समझदार बच्चा। इतनी समझ लेके कहाँ जाओगे? आइए, दोनों को मैच करना स्वर्ग है। में। स्वर्ग में, बहुत बढ़िया, मरने की तैयारी है। दोनों को मैच करना है। चेक कर लेना कहीं करेक्ट इनकरेक्ट ना लिखो। कहीं नहीं लिखा, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ब्रेड बनाने के काम आती है, दारू बनाने के काम आती है। तो एक के साथ क्या जाएगा? प्रोडक्शन हाँ, ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल 3। हाँ, इथेनॉल इज अल्कोहलिक ग्रुप। देन एक के साथ जाएगा हमारा 3। मोनस्कस परप्यूरियस कौन सा रंग का था? मैम रेड। रेड। Red। इसके काम आता था ब्लड से रिलेटेड, तो लोअरिंग द ब्लड यो। प्रेशर। ए का 3, ए का 3, ए का 3। ए और डी तो हो नहीं सकता। बी का 4, बी का 4। आंसर वुड बी सी। 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 ठीक है। तभी आएगा जब सारे आते होंगे ना। अगर तुम एक दो छोड़ जाओगे तो क्वेश्चन खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो करके मत जाना ऐसे, ये तो तुम्हारा ही नुकसान है और कुछ नहीं। समझ आया? यो मैम। यो मैम। चलो मैं तुमको कराती हूँ बायोगैस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए। इसका आंसर 1 था ना? 1 लिख देते हैं। ए फॉर एप्पल। आइए। हाँ जी, मिल्की में कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं? होमवर्क। मैम कैसीन एंड कैसी? वेनिक प्रोटीन। वैनिक नहीं, वे प्रोटीन। कि कैसीन का अमाउंट ज्यादा होता है, लगभग 80% के करीब। वे थोड़ा कम होता है। ठीक है। अब विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? कोबालामिन। कोबालामाइन।
गुड। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा? पेरी एंड एनीमिया। यस, एनीमिया। पेरी पेरी, ये पढ़ के आया। गुड, पेरी पेरी एंड एनीमिया, राइट। अब इसको आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए क्या जरूरत होती है? देखो, जब आपकी बॉडी में जाता है खाना, तो खाना आपका सबसे पहले जाएगा स्टमक में, इसोफेगस के बाद, जब इसकी डाइजेशन बड़े से स्टार्ट होनी है ना। तो जब स्टमक में खाना जाता है तो स्टमक के अंदर एक स्पेशल सेल्स होते हैं, क्या नाम है उन स्पेशल सेल्स का? ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स रिलीज करती हैं एक चीज, क्या नाम है उस चीज का? म्यूकस। म्यूकस। गॉबलेट सेल क्या रिलीज करते हैं? थप्पड़। म्यूकस। गॉबलेट सेल, चुप कर जाओ। गॉबलेट सेल पूरी बॉडी में म्यूकस सिक्रीट करते हैं। हक सीन ले तो उनका एचसीएल म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है जी। गॉबलेट सेल करते हैं, यूनिसेलुलर है ये, अकेले यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बनके है। एक ही सेल एज ए ऑर्गन काम करता है, ये इनका यूनिक फीचर है कि एक सेल एज ए ऑर्गन वर्क कर रहा है। उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तू। हाँ, एसिड भी सिक्रीट करते हैं, लेकिन एक और चीज सिक्रीट करते हैं जिसको मैं यहाँ पूछ रही थी, पढ़ के आते नहीं हुए हैं। इसे हम कहते हैं कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? जब आप दही ले रहे हो तो दही में B12 ऐसे थोड़ी वेला पड़ा है, B12 चीजों के साथ अटैच है, तो B12 को खाने से अलग करता है और खून में एब्जॉर्ब करवाएगा। कौन करवा सकते हैं काम? कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर यू नीड, ये लिख रहा था यहाँ, आदो ने पता नहीं क्या लिखा है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, इसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस वाज सपोज्ड टू बी डन। ये आई थिंक सेकंड पॉइंट तक के लिए बच्चों का गलत था, सिर्फ फर्स्ट बैच वालों को पता था क्या था, ठीक है जी। सो ये इसका रोल था। आइए अब हम करते हैं बायोगैस की तरफ। बाय बायोगैस। क्वेश्चन वाला पीडीएफ दिख नहीं रहा था, नहीं दिख रहा था, वाइट था इसकी जगह पे। तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे थे मैम, जो आपने पीडीएफ भेजा था उसमें नहीं दिख रहे थे। अरे पूछ ही रही हूँ तुझसे, बता दे। नहीं दिख रहे थे? किसी को भी नहीं दिख रहे थे? मेरे इसी को को तो नहीं नहीं दिख रहे थे? थे। किसी और ने देखे थे? मैम मेरे को भी नहीं दिख रहे थे मैम। नहीं दिख रहे थे? दैट इज वेरी वियर्ड, क्योंकि मुझे तो दिख रहे हैं। देखो, देखिए अभी तो बिल्कुल दिखाई दे रहे। अजीब बात है, मुझे तो बिल्कुल साफ साफ आंखें खोल के दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट स्क्रीन पे है लेकिन रेड से लिखा है। आपने हाँ? ब्लर किया था स्क्रीन को, ब्लर किया ब्लर स्क्रीन। कर, हाँ, लेकिन मेरे को तुम्हारे ही ग्रुप से निकाले क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो तुमको यहाँ नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे मैम दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, है ना हर्ष? तो अगर ऐसा हो ना, नहीं दिख रहे होते तो पूछ लेते होते, हो सकता है ना किसी ऐप का अपडेट या कुछ सीन होगा, है ना, तो पूछ लेते होते हैं। मैं बता देती तेरे को कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चंस वैसे इसमें मेरे हिसाब से तो विजिबल है, अगर नहीं दिख रहे तो हो सकता है पास पीडीएफ अपना कुछ गड़बड़ होगा। एनीवेज, चलो भाई अब करते हैं बायोगैस। व्हाट इज अ बायोगैस? देखो, बायोगैस फर्स्ट ऑफ ऑल एक गैस नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है, इसलिए हम इसमें वर्ड डालते हैं बायो, ठीक है, लिविंग, ठीक है जी। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, यानी कि इसमें बहुत सारी गैसेज है, लेकिन कौन सी गैस का अमाउंट सबसे ज्यादा है? दैट इज अ मीथेन। ये नीट पूछता है, लेकिन अकेली गैस नहीं है मीथेन। मीथेन के अलावा आपको H2 भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, थोड़ा अमोनिया भी मिल जाता है। मेन जो है वो मीथेन है, ठीक है, जो बायोगैस के अंदर आपको मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है, कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम कहते हैं कैटल, जैसे कि गाय, भैंस, सुना है ना इनके बारे में? अब इनके अंदर ऐसा क्या है कि जादुई प्रोसेस होता है बेटे, जो खाना खाती है वो सेलुलोसिक रिच होता है। क्या खाती है ये? घास। हाँ, घास, उसमें बहुत सारा सेलुलोज होता है। तो इस सेलुलोज को खाने के लिए ना इनके बॉडी में ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बॉडी के अंदर है, छुपे हुए हैं। तो जिस जगह पे छुप के बैठे होते हैं, जिनका नाम होता है रूमन। गाय के पेटू में रूमन है, एक एरिया है जहाँ पर सारा सेलुलोज आ गया। अब यहाँ पे इसका पाचन हो रहा है, इसे पचाया जा रहा है, डाइजेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया बैठे होते हैं, स्पेशल बैक्टीरिया है, और इन बैक्टीरिया को हम बुलाते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, मुझे बताओ इसमें क्या बहुत सारा ऑक्सीजन होगा स्पेस में? नो मैम। नहीं, No, नहीं, इस एरिया में नहीं होता। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होंगे? एरोबिक या एनारोबिक? anaerobic. एनारोबिक का मतलब होता है
ऑक्सीजन इज एब्सेंट। विदाउट। हाँ, विदाउट ऑक्सीजन, सही बोल रहे हैं, है ना। और तो यहाँ विदाउट एनारोबिक, ऑक्सीजन। हाँ बेटा, तो एनारोबिक बैक्टीरिया आपको यहाँ पे मिलते हैं, और स्पेशली ये जो बैक्टीरिया यहाँ मिलता है उसका नाम है मिथेनोजेंस। कॉमन नेम है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस आर द बैक्टीरिया जो जिनके खाना खाने से एक गैस प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं मीथेन गैस। और भी गैसेस बनती है लेकिन मेन मीथेन गैस होती है, ठीक है। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? अगर आपने मोनीरा करा है तो मोनीरा में दो कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है, एक है एक होता है आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। हाँ वो सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, आर्के बैक्टीरिया, शाबाश। आर्के बैक्टीरिया का मतलब होता है एंशिएंट बैक्टीरिया। तो बेटे जब मनुष्य भी नहीं आए थे ना, सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया आए थे, फिर उसके बाद यू बैक्टीरिया आए थे। लेकिन जब हमने डिस्कवरी करी ना तो हमने पहले यू बैक्टीरिया डिस्कवर करे, फिर जब यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, तो हमको लगा ये जो फीचर जिसमें है ना वो सच्चा बैक्टीरिया है। लेकिन फिर आर्के बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई, लोगों को पहले लगा ये बैक्टीरिया ही नहीं है, उनको लगा ये कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल का प्लांट है। लेकिन बाद में जब उन्होंने उसको स्टडी किया उनको रियलाइज हुआ ये तो बैक्टीरिया, ये तो प्लांट है ही नहीं। तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, यू बैक्टीरिया जो है ना वही सच्चे बैक्टीरिया है, क्योंकि हमने बैक्टीरिया को ऐसे ही पढ़ा है, क्योंकि यू बैक्टीरिया में होती है पेप्टिडोग्लाइकन, लेकिन आर्के बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होती नहीं है। तो उन्होंने कहा वो बैक्टीरिया क्या बैक्टीरिया जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर ना हो, ठीक है, इसलिए उसको अलग रख दिया जाता है। तो आर्के का मतलब होता है एंशिएंट बैक्टीरिया, ये मोनीरा का पार्ट है, ठीक है जी, क्लियर है। तो मैम तो अब बायोगैस पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना है ये? क्योंकि बायोगैस से जो मीथेन निकल रही है ना ये है इनफ्लेमेबल, मतलब जल सकती है। तो सोचो अगर ये जल सकती है तो मैं घर में इतने महंगे महंगे गैस सिलेंडर क्यों लगाऊं? मेरे में तो इलेक्ट्रिक है, अगर मैं गैस सिलेंडर क्यों लेकर आऊं इतने सारे हाउस होल्ड में? व्हाट इफ ये जो बायोगैस है अगर मैं इसको यूज कर लूं तो ये मेरे बड़े काम की है मीथेन। लेकिन गाय से कैसे निकालूं मैं मीथेन? देखो गाय खाना खाएगी, उसके अंदर गैस तो निकल रही है बायोगैस, लेकिन फिर गाय क्या करेगी? गोबर, डंग। गोबर, डंग, यस गोबर। अब उसका जो गोबर बाहर आया है उसमें वेस्ट मटेरियल है, लेकिन उसके साथ बैक्टीरिया भी तो है, इनके थोड़ी आ रहे हैं। अरे बैक्टीरिया रिलीज भी तो करते, क्योंकि उनके लिए तो खाना ही है ना, तो बैक्टीरिया रिलीज करते रहेंगे बायोगैस। तो लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने, कि चलो इस बायोगैस को अगर मैं स्टोर कर लूं और इसको मैं अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए यूज कर लूं तो क्या दिक्कत है? गैस बच गया, एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच गया, ये वेस्ट ही तो था, मैंने वेस्ट को यूज कर लिया। तो बायोगैस के प्लांट्स बनाए जाते हैं जहां पे इनको घरों में यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इनकी वजह से आग जलाइए उस पर खाने बनते हैं। जब इससे आग जलती है ना तो बिल्कुल मध्यम सी स्मेल रह जाती है, लेकिन ये मोस्टली आपको रूरल एरिया में मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी आसपास एनिमल्स है, तो वो इतनी सी स्मेल से कुछ खासा फर्क पड़ता नहीं है। फर्क मतलब आपको पता नहीं चलेगा, वो यूज हो रही होती है ना, अगर आप कभी गए हो तो नॉर्मली होती है ये। उसकी फ्लेम का कलर थोड़ा ज्यादा ब्लूइश सा दिखता है, जो मैंने देखा था जहाँ मुझे बचपन में आता है, आई एम नॉट श्योर, बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये हम घर में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये यूज कैसे होगी उसके बारे में पढ़ना है। तो मेरे को बताओ ये पिक्चर एनसीईआरटी की कौन से पेज नंबर पे? मैम 186। 156। एक 186 और 156 मिली सबको? ये मैम। ये मैम बेटे लास्ट पेज पे थी हर्षे फोटो, और तू क्लास के बीच में एग्जिट करके आ रहा है, हटेगा तू? मैं तो भाई देख रही हूँ कि किसी क्लास में छूट जाए तो तू एग्जिट करके वाह क्या बात। मैं एग्जिट नहीं किया ऐसे। अच्छा मैंने एग्जिट नहीं किया था, आप यहाँ बोल रहे थे और मैं यहाँ देख रहा था, मैंने सोचा मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ देख भी मुझे रहा है और बात भी मुझसे कर रहा है, बावला तू है, क्या करता रहता है? इधर पढ़ लिया कर, 1 घंटे में आधा घंटा ही तो पढ़ते हैं हम, उसके बाद तो एंटरटेनमेंट ही होती है, थोड़े क्वेश्चन होते हैं और एंटरटेनमेंट होते हैं उसमें भी इधर उधर। अब देखो बायोगैस प्लांट बना रहे हैं, मुझे बताओ शहर में बनाने इजी होंगे या फिर गांव में? गांव में। गांव रूरल। रूरल, गांव और अर्बन और रूरल एरियाज? रूरल। मैम रूरल। हाँ, अर्बन इज अर्बनाइज्ड एरियाज, तो यहाँ बनाने मुश्किल है, रूरल में ज्यादा इजी है। पर अगर किसी कोई अर्बन एरिया रूरल एरिया के आसपास लगता है तो वहां पे भी हो सकता है, इजीली आपको गांव से मिल सकता है डंक, ठीक है। अब देखो अब ये सॉइल है, लेट्स से दिस इज अ सॉइल, मुझे इसके अंदर बायोगैस प्लांट बनाना है, तो बेटा मैं इस मिट्टी को खोद देती हूँ, अब मैं इसके अंदर जितना भी काऊ डंक है डायरेक्टली डाल दूं? नो मैम, क्यों ना डालूं? डाल दो। वो तो फिर बोल, वो तो फिर मैम वो तो फिर सड़ जाएगा ना। वो सड़ेगा, हाँ, तो उसके सड़ने से प्रॉब्लम क्या है, सारा जो भी वेस्ट है वो सारा सॉइल में चला जाएगा और गैस भी उड़ जाएगी,
मैं ऐसे ओपनली नहीं इसे डाल सकती, राइट। ये आपको इकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ आएगा, तो सही सोचा तूने, ओपन नहीं डाल सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको कंक्रीट के टैंक्स बनाते हैं और उसके अंदर डाला जाता है, अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, ठीक है, 10 to 15 फीट। ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है और एक बार नीट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ गया था। ये देख के किसको याद रहेगा यार 10 to 15 फीट की थी, लेकिन पूछ लिया था उन्होंने तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो 10 to 15 फीट के कॉन्क्रीट के टैंक है ये, ठीक है। अब टैंक है, अगर मुझे इसमें गैस स्टोर करनी है, इसको ओपन रखूं या इसको ढक्कन लगाऊं? कवर करा जाएगा, है ना, कवर करके। हाँ। अब जो मुझे गैस है वो मुझे स्पेसिफिकली मेरे घर में चाहिए, ठीक है। मैं पम्मी आंटी के घर में नहीं भेजूंगी, उनको बोलूंगी तुम सिलेंडर लाओ। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं पाइपलाइन इससे निकाल लेती हूँ और जैसे एक नलका भी इसके ऊपर लगा लेती हूँ, स्टॉपर लगा लेती हूँ, जिसको जब मैं ऑन करूंगी तो मेरे घर में गैस की सप्लाई आएगी, ठीक है जी। अब ये जो टैंक है ये कैसे वर्क करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बता रही हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि टैंक बना हुआ है, अपन एनसीईआरटी से करेंगे क्योंकि लेबलिंग आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम काऊ का डंग इसमें डालेंगे, ठीक है। अब काऊ का डंग में ड्राई डालूंगी तो कहाँ उसकी डिकम्पोजिशन होगी, कितना, और कोई सी चीज को ड्राई डालोगे तो एरिया भी ज्यादा लेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको पानी में घोल देंगे। तो काऊ डंग और पानी को जब घोल लेते हैं तो एक स्लरी बन जाती है, थिक सा मिक्सचर बनता है। फिर वो भाई साहब मिक्सचर नीचे जाते हैं और वह यहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। दिस इज नोन एज डाइजेस्टर। कैसा डाइजेस्टर है ये, एनारोबिक डाइजेस्टर, क्योंकि बैक्टीरिया कौन सा है इसमें, मिथेनोजन। हाँ काऊ डंग के पास ऑलरेडी पैथोजन तो है ही है ना, काऊ डंग के पास तो ऑलरेडी पड़ा ही है उसका, सॉरी बैक्टीरिया, तो हमें देने की तो वैसे भी जरूरत नहीं थी। तो वो एनारोबिक है, इसलिए एनारोबिक कंडीशन रखनी है, एरोबिक मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। आपसे पूछ सकते, देखो जब हम कहते हैं ना नीट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है वो खुद से जनरेट कर लेते हैं, वो जो तुम्हें समझाया होता है ना वो उसी से क्वेश्चन निकालते हैं। तो वो ये देखते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी ने रट्टा मारा है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा ना चीजों की, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपके अंडरस्टैंडिंग पूछते हैं। तो जब कुछ पढ़ो ना तो अपने आप से 2-3 सवाल पूछ लिया करो और 2-3 सवाल व्हाट्सएप भी कर दिया करो, है ना, मेरे को या आपको भी पूछ लिया करो, उससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका होता है अपने दोस्तों से डिस्कस करो, क्या लगता है, जब फंसते हो वहां पे पूछ लो, है ना। तो एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल दिया, अब ये रिलीज करेगा धीरे धीरे से डाइजेस्ट करके कौन सी गैस, बेटा बायोगैस, सिर्फ मीथेन नहीं है वो, बायोगैस करेगा। तो इस कंटेनर में भी छन के वो जाएगी, ठीक है। जब ये छन के जाएगी तो कंटेनर थोड़ा ऊपर को फ्लोट कर रहा है। अलग अलग टाइप के कंटेनर्स होते हैं, ये हर तरीके के बनते हैं, एक सिंपल सा बनाया इन्होंने, ये थोड़ा ऊपर फ्लोट करेगा तो पता चल जाएगा ये कंटेनर में बायोगैस बन गई है। तो आप ना स्लरी डाल के कुछ दिन रुकते हो, उसके बाद बायोगैस बननी स्टार्ट होती है। एक दिन में नहीं होती कि कल रात को डाला था सुबह गैस चल पड़ा, ऐसा नहीं होगा, रुकना पड़ेगा। अब गैस बन गई तो गैस बनने के बाद वो इस पाइपलाइन में आएगी, ठीक है। अब आप इसको ऑन करोगे तो आपके घर में गैस की सप्लाई आ जाएगी, तो आप इसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो बचा, जो रफ मटेरियल बचा, अल्टीमेटली टाइम आएगा बहुत सारा हो जाएगा ना, ये तो मैंने थोड़ा बनाया, फिर वो यहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा स्लज। ये स्लज किसी काम का नहीं था, इस स्लज को हमने निकाला और इसको हम किस लिए यूज करेंगे, इसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज कर लेंगे खेतों में भर। हाँ मैन्योर, हाँ मैन्योर खेतों में छिड़क देंगे, नेचुरल है ना, इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है जी। देखो जो वेस्ट था उससे अपने घर का चूल्हा भी जला लिया हमने, मतलब गैस भी जला लिया, और उससे फर्टिलाइजर की तरह यूज भी कर लिया। इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, ये जी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यही है, गैस कौन कौन सी है, मीथेन और बहुत सारी, मीथेन सबसे ज्यादा है और दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया है। दो क्वेश्चन है, भूलना मत, पाप लगेगा। अब देखो ये जो बायोगैस प्लांट है, ऐसा थोड़ी है कि आज हमारे प्रवीण ने सोचा कि अरे अरे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आज मैं घर के आंगन में बनाऊंगा। घर के आंगन में थोड़ा गलत तरीके से बना दे, ये खुद तो उड़ेगा, आसपास सारे लोगों को उड़ा देगा, क्योंकि मीथेन इनफ्लेमेबल है ना, तो ब्लास्ट करवा देगा अंडरग्राउंड। ये तो दिक्कत हो गई है ना राजकुमारी। तो फिर राजकुमारी को पता चला कि देयर आर 2 एजेंसीज इन इंडिया जो रेगुलेट करती है बायोगैस प्लांट कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसकी क्या देखरेख होगी, स्टैंडर्ड सेट करती है वो। इन दोनों एजेंसी की फुल फॉर्म आती है, आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में कभी फुल फॉर्म छोड़ के मत जाना, बहुत पछताओगे, है। तो IARI स्टैंड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट इज एन इंस्टीट्यूट, अगर आप जैसे 12th के बाद कुछ लोग हॉर्टिकल्चर करेंगे या एग्रीकल्चर लाइन में जाएंगे तो वो इसी इंस्टीट्यूट के अंदर सारी स्टडी करेंगे। ये देखती है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे PhD करने में मतलब एडमिशन लेने में हालत हो जाती है, इनका पेपर नहीं निकलता, बहुत डिफिकल्ट पेपर होता है इनका।
मेरी बहुत अच्छी बायो बॉटनी की टीचर थी, जो जिनसे मैंने बॉटनी पढ़ी थी, मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट था बॉटनी, मुझे पसंद था। तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट, आई थिंक द बेस्ट टीचर मैंने अपनी जिंदगी में कोई मिली है तो मेरे को वो मैम मिले हैं। वो हर साल पेपर देती थी इनका, लेकिन क्लियर नहीं होता था। अब सोचो वो इतनी इंटेलिजेंट थी, उनका नहीं हो रहा था, तो भाई पेपर तो बहुत मुश्किल होगा। सो IARIC is Indian Agriculture Research Institute, सेकेंड इज KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये दोनों क्या करते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो रेगुलेट करती है इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन को, पूरे इंडिया में, कि उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हो रही है सब। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ चलो, ये तो तुम कल करोगे, सॉरी कल तो हम क्वेश्चन से करेंगे। कल क्लास आपकी हाँ आपकी क्लास है 6 से 7 और उसके बाद 8:30 से 9:30। यस 9:30। चलिए आइए अब हम करते हैं बायोगैस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। तो करो क्वेश्चन नंबर, तो पास कर देती हूँ, ट्राई क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38। इजी है, ध्यान से देखना। गिव इट अ ट्राई, हो जाएगा हो जाएगा। दिस इज वेरी इम्प्रेसिव, 1 मिनट के अंदर तुमने आंसर दे दिए, तीन है वो भी। नाइस है, गुड, शांत, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें। आज खुशी के मारे हम जल्दी सो जाएंगे। आज मैंने बॉटनी पढ़नी थी, पता नहीं मैं बॉटनी की किताब तक पहुंच क्यों नहीं पाई यार। अभी तक प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी थी, मैंने पहुंच ही नहीं पाई मैं बुक तक। हुआ क्या आज मुझे समझ नहीं आया। उसकी फिजियोलॉजी तो मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं किस चीज ने मुझे रोक लिया। पता नहीं किसने रोक लिया, मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास 3 घंटे थे, मैंने फिर भी नहीं किताब उठाई। हुआ क्या आज मेरे साथ, वेरी डिसअपॉइंटिंग। चलो, द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेसेस, क्या उनके पास भाई मिथेनोजेंस, तभी वो बायोगैस करते हैं। इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट इज मीथेन। देखो सिर्फ मीथेन नहीं है लेकिन मैक्सिमम इसका अमाउंट। ये क्वेश्चन यहाँ पता है क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप इकोलॉजी में एक जगह जाके फंसते हो, पता है कहाँ। जब हम बात करते हैं बायोगैस की, तो बायोगैस में बहुत सारी गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और उसमें मीथेन है। तो इसमें अमाउंट किसका ज्यादा है, अमाउंट है अपना मीथेन का ज्यादा, मोर। फिर एक और गैसेज आती है जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज में भी और गैसेज भी है, मैं लेकिन ये दोनों मेंशन करूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। ग्रीन हाउस गैसेज में जिस गैस का अमाउंट ज्यादा है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंफ्यूजन होती है, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन है जिसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये लिख लो, अभी लिख लो, कॉलेज में आएगा हमें। अब तो तुम्हारे वैसे भी मेजर पार्ट हो ही चुका है, सिर्फ बायोटेक है जहाँ पे तुम्हारे को लगेगा कि हाँ पे कुछ यार कुछ खतरनाक चीज आ गई है लाइफ में। उसके बाद तो पता ही नहीं चलेगा, खत्म होने वाला है हमारा साथ का ये सफर। क्या लग गया मेरे पैर में, तो चलिए आगे बढ़े। देखो, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजन आर मोस्ट अबंडेंट इन, उसमें बहुत ज्यादा कहाँ मिलेंगे वो आपको, केटल के यार्ड में, जहाँ केटल रहते हैं वहीं मिलेंगे। आंसर वुड बी बी, सिलेक्ट 39। ध्यान से करना, ध्यान से करना, बहुत आराम से गलत हो सकता है ये। 1 मिनट दूंगी और 1 मिनट में कराऊंगी, 2 मिनट हमारे पास। तुम लोगों ने अंगूठा लगाना बंद कर दिया, मैंने तुम्हारा अंगूठा तोड़ देना, अंगूठा लगा दिया करो। ये 5th ग्रुप में सिर्फ आकांक्षा और अरु ने लगाया है, 4th ग्रुप में सिर्फ राकेश ने लगाया, किसी ने त्रिशूल वाली फोटो लगाई है, और एक सोनम है, ठीक है। अब 3rd ग्रुप में 10 बच्चे हैं, निकिता, हर्ष, सात्विक, 694, आंचल, 362, मोंटी, मानसी, अद्विक, आरुषि। हाँ ये 11th कौन, ओवर
मुनिश अब पढ़ाओगे तुम, पढ़ लिया करो हड्डी। देखो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य वचन ढूंढने तुम्हें तो लिख लिया करो ऐसे एरो बना, मैं तो बना लेती हूँ ऊपर, देखो मेरे को भूल जाता है पढ़ते पढ़ते। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट तो ठीक है, बैक्टीरिया एरोबिक था? नो मैम। Anaerobic. हाँ, मिथेनोबैक्टीरियम इज एरोबिक यार। No, ma'am. मिथेनोजन कॉमन नाम है उन बैक्टीरिया का जो मिथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनमें से एक एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है, एरोबिक नहीं एनारोबिक है। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, ये बात सही है, इज अ प्योर मिथेन। प्योर मिथेन थोड़ी है, प्योर मिथेन का मतलब है सिर्फ मिथेन हो उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर तो H2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा हुआ? डी। ऑप्शन डी। हमें ये पता नहीं था सही है, लेकिन हमें ये पता था ना बाकी गलत है, तो आंसर डी होता है इसका, है ना? यो मैम। धोखे से पूछ लिया गया तुमसे, चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ कक्षा समाप्त होती है। आप सभी से हम कल मिलेंगे 6 बजे।